नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको द अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि जो अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस हैं उनमें पुर्तगीज़, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रेंच, ठीक है, ये क्रम था आने का। और मैंने लास्टली कंक्लूजन ये दिया था कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे सर्वाइव करती है अच्छे से बाकी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए अपने आप को स्टेबल करती है तो उसको जो है ना काफ़ी चुनौतियों का जो है सामना करना पड़ता है। अब वो चुनौतियाँ क्या हैं उनको समझने के लिए हम इस लेक्चर में अभी हम समझने का प्रयास करेंगे कि 18th सेंचुरी में इंडिया क्या था। क्योंकि 18th सेंचुरी में जब वो यहाँ आए इंडिया में कोई भी जो है केंद्रीयकृत या सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है। मुगल्स जो डायनेस्टीज थी वो डिसेंट्रलाइज हो चुके थे, ठीक है। तो इनको ना चुनौतियों का सामना इतना नहीं करना पड़ा जितना करना चाहिए था। क्योंकि अगर इंडिया में कोई भी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती तो वो शायद केवल यहाँ पे व्यापार करते। लेकिन अब क्या था कि भारत की जो सिचुएशन थी, जो सिनेरियो था इंडिया का, वो था क्या, देखो अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए इंडिया में मराठा अपने आप में एक पावर थे, ठीक है। मराठा मराठा क्या थे, ये मुगलों से अलग इंडिपेंडेंटली एक स्टेट था, एक एम्पायर था। तो फर्स्टली आपका मराठा एम्पायर जो है अलग से अपने आप में एक वास्तविक सत्ता थी, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें उधर बंगाल में मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, ठीक है, जो ये बंगाल सल्तनत पे शासन हो रहा था, वो भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी। तो सेकंड बंगाल सल्तनत, ठीक है। और बंगाल सल्तनत के साथ साथ 18th सेंचुरी में थर्ड जो है आपका मैसूर अपने आप में एक स्टेट था, ठीक है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की, आज के उत्तर प्रदेश में बात करें जो अवध स्टेट है, अवध स्टेट अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेट थी। इसी के साथ हम बात करते हैं दिल्ली जो का जो मुगल एम्पायर था दिल्ली वाला, ये दिल्ली तक सीमित थे, ठीक है। तो दिल्ली में कौन थे, मुगल्स थे आपके। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं थी, फ्यूडल स्टेट थी, ऐसा आपको समझना है, ठीक है। तो मुगल्स आपके हुए, ठीक है। इसी तरह अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो है सिख एम्पायर इंडिपेंडेंट था अपने आप में, ठीक है। सिख एम्पायर जिसमें महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, उसके किंग थे सिख एम्पायर के। तो ऐसे जो है ना सिनेरियो जो है बदला हुआ था। तो यहाँ पे इनका जो है ना सबका सामना, इन सबको जो है ना डिफीट किसको करना था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। अब क्या है कि ये एक दो दिन में तो डिफीट हुए नहीं, एक लंबा टाइम लगा डिफीट करने में। अब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की का क्या रोल है, क्या भूमिका है, वो हम इसमें बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है ना इन सभी को ना एक एक करके सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सिनेरियो जान लेते हैं, सिनेरियो क्या था। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 18th सेंचुरी में मराठा एम्पायर की क्या सिचुएशन थी, ठीक है, एक एक करके हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मराठा एम्पायर, ओके। अब हम डालते हैं मराठा एम्पायर। देखिए मराठा एम्पायर के जो फाउंडर माने जाते हैं वो रियल फाउंडर हैं आपके शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जिनको बोला जाता है। तो हम बात करते हैं शिवाजी से, स्टार्ट करते हैं शिवाजी, ठीक है। शिवाजी ने 1674 से 1680 तक जो है मराठा एम्पायर के जो है किंग रहे हैं, ठीक है। तो टाइम में लिख देता हूँ 1674 से 1680 एडी तक ये रहे हैं, ठीक है। रियल नेम इनका जो है वो शिवाजी भोंसले था, ठीक है। इनके जो फादर थे वो सर्विस देते थे मुगल डायनेस्टी के अंदर, यानी मुगल जो एम्पायर था उसमें इनके पिताजी जागीरदार के पद पर तैनात थे, यानी पुणे के जागीरदार थे इनके पिताजी, ठीक है। तो पिताजी कौन थे इनके, यानी इनके फादर शाहजी भोंसले, शाहजी भोंसले।
और इनकी जो माता जी थी उनका नाम था जीजाबाई। मदर का नाम क्या था? जीजाबाई। ठीक है, ये जो शहाजी भोसले हैं आपके, ये वाले, ठीक है, ये मुगल डायनेस्टी में सर्विस देते थे। ठीक है, क्या थे? पुणे के जागीरदार थे, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, पुणे के जागीरदार। ठीक है, बाद में पुणे के जागीरदार किसको बना दिया जाता है? शिवाजी को। ठीक है, यहीं से क्या है कि शिवाजी के अंदर जो है ना महत्वाकांक्षा उत्पन्न हो जाती है एक स्टेट एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत सारे नामों से है, जैसे कि इन्होंने स्वराज, हिंदवी जो है साम्राज्य, ठीक है, मराठा एम्पायर, ऐसे ऐसे जो है टाइटल्स के साथ जो है शिवाजी ने इसको स्टार्ट किया। इसके पीछे कहानी है कि शिवाजी के जो रिलीजियस टीचर थे, ठीक है, वो रामदास थे। जो इनके धार्मिक गुरु थे वो थे रामदास, और यहीं से इन्होंने जो है थोड़ा सा जो हिंदवी साम्राज्य का जो पॉइंट है वो इनके माइंड में आया, और यहाँ से इन्होंने प्रारंभ किया अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने? 1648 में जो पुरंदर फोर्ट था उसको इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। तो पहला काम था 1648, अनेक्स द पुरंदर फोर्ट बाय शिवाजी। पुरंदर फोर्ट, ठीक है, नहीं, पुरंदर के किले को इन्होंने जीत लिया। ठीक है, उसके बाद 1665 में इनके साथ ट्रीटी हुई। ठीक है, जिसको ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहते हैं। ये भी मुगलों के साथ हुई, मैंने पहले आपको बताया था, पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, बाद में उसको तोड़ दिया था शिवाजी को, औरंगजेब द्वारा कैद कर लिया, फिर ये वहाँ से भागे, जेल से भाग जाते हैं। ठीक है, फिर आगे ये अपने साम्राज्य के विस्तार में लग जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये 1670 में बाहर निकल जाते हैं, और ये सूरत फोर्ट जो है आपका, सूरत के किले को जीत लेते हैं। ठीक है, सूरत फोर्ट, और यहीं से अब ये क्या कहलाते हैं? अब ये शिवाजी नहीं रहते, ये शिवाजी महाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये 1674 में अपना कोरोनेशन कराते हैं, राज्याभिषेक होता है 1674 में इनका। ठीक है, कब होता है? 1674 में, और अब इनका जो नाम है वो छत्रपति शिवाजी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी है, और यहाँ पे इनका राज्याभिषेक होता है, और काशी के प्रकांड पंडितों को बुलाया जाता है, और उनके द्वारा छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया जाता है। बहुत सारी चर्चाएं इनके जो है वर्ण को लेके है। कुछ लोग का मानना है कि ये क्षत्रिय वर्ण से माने जाते हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय इनको बताया गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जो शिवाजी हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। देखिए, शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो पहली जो डायनेस्टीज हैं, जो इंडियन डायनेस्टीज रही हैं, उनसे बिल्कुल अलग था थोड़ा। ठीक है, तो इनके जो विभाग थे, विभाग में इनके टोटल जो है 8 मिनिस्टर यानी 8 मंत्री थे, और इसको इन्होंने नाम दिया था अष्टप्रधान। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो नाम दिया था इन्होंने क्या? अष्टप्रधान। हेडिंग डाल लेते हैं शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान, ठीक है, जिसका अर्थ है इनके पास जो मिनिस्ट्रीज हैं वो टोटल 8 मिनिस्ट्रीज हैं, यानी 8 मंत्रियों का एक समूह है, एक मंत्रिमंडल है। ठीक है, जिसको इन्होंने अष्टप्रधान कहा है। इसमें टोटल 8 मिनिस्टर हैं। ठीक है, और उन मिनिस्टर्स को जो है जैसे आज दिया जाता है अलग अलग पोर्टफोलियो, शिवाजी ने डिवाइड किए थे कि किसके पास क्या पोर्टफोलियो रहेगा। तो इसमें क्रम में सबसे ऊपर आता है आपका पेशवा। फर्स्ट पे कौन आता है? जो 8 मिनिस्टर हैं सबसे पहले आता है पेशवा। ठीक है, पेशवा लाइक एज ए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री होता था। अब इसके पास पोर्टफोलियो क्या क्या थे वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके पास जो पोर्टफोलियो है
इसको फाइनेंस यानी जो वित्तीय मामले हैं उनकी देखरेख के लिए रखा गया था, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सामान्य प्रशासन विभाग पेशवा को दिया जाता था। तो दो चीजें हैं, एक तो फाइनेंस, और फाइनेंस के साथ साथ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी, सामान्य प्रशासन विभाग भी पेशवा के पास होता था। ठीक है, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस, तो ये था पेशवा। सबसे मतलब कि शिवाजी के बाद सबसे बड़ी पोजीशन या रैंक अगर है तो वो पेशवा की है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है आपका दूसरा सर-ए-नौबत। सर-ए-नौबत, ये सेनापति होता था आपका सर-ए-नौबत। ठीक है, तो जो ये सेनापति होता था इसको क्या पोर्टफोलियो दिया गया था? एक्चुअली ये कमांडर इन चीफ ऑफ शिवाजीज आर्मी है, यानी शिवाजी की आर्मी का चीफ कमांडर है ना, मुख्य कमांडर है, तो कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी लिख देते हैं, कमांडर इन चीफ है, कमांडर इन चीफ ऑफ शिवाजी आर्मी, यानी सेना का मुख्य सेनापति था ये सर-ए-नौबत, जिसका नाम था सर-ए-नौबत। ठीक है, तो ये जनरल था शिवाजी की आर्मी का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है आपका अमात्य। थर्ड पे क्या आता है? अमात्य। ये एक सचिव टाइप जो है ना, सेक्रेटरी टाइप पोस्ट है अमात्य की। ठीक है, तो जो अमात्य है इसको सचिव भी कहा जाता था कभी कभी। ठीक है, इसको स्टेट से जो रिवेन्यू आता था, यानी जो छोटे छोटे जो स्टेट है, यानी स्टेट रिवेन्यू का पार्ट इसको दिया गया था। तो क्या दिया गया था? स्टेट रिवेन्यू अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, इसको दिया गया है स्टेट रिवेन्यू। राज्य का राजस्व का देख रेख इसको करना होता था। इसी के साथ इसको जो है ना अकाउंट एंड ऑडिट का कार्य, यानी लेखा जोखा भी इसको रखना था अमात्य को। अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये दो कार्य इसको दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है आपका वके नवीस। ठीक है, अब वके नवीस जो मिनिस्टर है, इसका कार्य केवल जो था ना राजा का जो डेली पर्सनल रूटीन है उसकी देखरेख रखना था और उस सब चीजों को रिकॉर्ड करना था। ठीक है, इस पोस्ट का नाम क्या है? वके नवीस। वाकया नवीस हिंदी में इसको बोला जाता है, वाकया नवीस। ठीक है, इसका कार्य क्या होता था? डेली रूटीन फॉर पर्सनल एंड फैमिली अफेयर्स। ठीक है, डेली रूटीन ऑफ पर्सनल एंड फैमिली अफेयर्स इसको पोर्टफोलियो दिया गया था। ठीक है, डेली रूटीन फॉर पर्सनल एंड फैमिली अफेयर्स, फैमिली अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसी तरह जो है ना एक नया जो मिनिस्टर था उसका नाम था सुरुनवीस, या इसको चिटनिस भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसको भी डाल लेते हैं, सुरुनवीस या चिटनिस। सुरुनवीस या चिटनिस। ठीक है, अब ये क्या था कि जो ये रिस्पॉन्सिबल था जो ना ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस, यानी जो कार्यालयी पत्राचार है। ठीक है, कौन सा लेटर कहाँ भेजना है, कौन सा स्टाम्प कहाँ ट्रांसफर करना है, ये सारी ड्यूटीज जो हैं इस मिनिस्टर को दी गई थी, जिसका नाम था सुरुनवीस, या इसको चिटनिस भी कहा जाता था। तो इसके बारे में लिख देते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस। ठीक है, तो इसका यही कार्य होता था, ये उत्तरदायी था ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस, यानी कार्यालयी पत्राचार के लिए इसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता था। क्या नाम है इसका? सुरुनवीस या चिटनिस। नेक्स्ट है आपका दबीर या सुमंत। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? दबीर,
ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ये है दबीर या सुमंत, दोनों ही नाम थे इसके। ठीक है, ये दबीर क्या होता था? ये दबीर या सुमंत जो है ना, इसको जो है फॉरेन जो अफेयर्स है, जो विदेश मामले हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था। तो इसके बारे में लिख देते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेन अफेयर्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है न्यायाधीश। 7th पे आ जाएगा न्यायाधीश। न्यायाधीश आप वर्ड से ही समझ गए होंगे, न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश है तो इसका काम न्याय करना है या जस्टिस करना है। तो ये जो शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका न्याय का सबसे जो है प्रमुख अधिकारी या मुख्य अधिकारी माना जाता था, माने कि चीफ जस्टिस। तो ये कौन है? चीफ जस्टिस। इसको लिख देते हैं चीफ जस्टिस। ठीक है, और सबसे जो लास्ट जो है आपका मिनिस्टर, वो है पंडित राव। एक्चुअल में जो रिलीजियस अफेयर है, जो धार्मिक मामले हैं, उनके लिए पंडित राव एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, और जिसको नॉलेज होती थी, ठीक है, रिलीजियस अफेयर की। तो सबसे लास्ट वाला 8वें नंबर पे है आपका पंडित राव। ठीक है, पंडित राव। और ये रेस्पॉन्सिबल है आपका किसके लिए? ये चीफ ऑफ रिलीजियस अफेयर है, यानी ये एस्लेसियास्टिकल हेड कहें इसको, या रिलीजियस हेड कह दें, रिलीजियस अफेयर हेड। रिलीजियस अफेयर यानी धार्मिक मामले इसके अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन में। सबसे पहले आता है आपका पेशवा। ठीक है, पेशवा माने कि प्रधानमंत्री। और ये जो प्राइम मिनिस्टर है या पेशवा है, ये इसके पास जो है ना 2 पोर्टफोलियो रखे थे। सबसे पहला फाइनेंस यानी वित्त वाला जो अफेयर है वो वाला, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी सामान्य प्रशासन विभाग इसको दिया गया है। दूसरा जो पोस्ट है वो है सर नौबत। ये सेनापति भी इसको कह दिया जाता था, और ये था कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या सेनापति। ठीक है, उसके बाद है अमात्य। अमात्य क्या है कि ये स्टेट रेवेन्यू यानी स्टेट का जो रेवेन्यू है उसका लेखा जोखा इसको रखना था। अकाउंटेंट ऑडिट्स का कार्यभार इसके पास था, रिस्पॉन्सिबल था स्टेट रेवेन्यू अकाउंटेंट ऑडिट्स के लिए। नेक्स्ट है आपका वकेनवीस। वकेनवीस का कार्य मैंने बताया था, डेली रूटीन फॉर पर्सनल एंड फैमिली अफेयर्स। ठीक है, यानी पर्सनल और जो फैमिली अफेयर्स हैं उनके दैनिक कार्यों का लेखा जोखा इसको रखना होता था। नेक्स्ट है आपका सुरूनवीस। ठीक है, सुरूनवीस जो है आपका, इसको चिटनिस भी कहा जाता था, ये मैंने बताया, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस यानी जो कार्यालय पत्राचार है उसके लिए इसको जिम्मेवार माना गया है। नेक्स्ट आता है आपका दबीर। सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, इसको ठीक कर देता हूं। दबीर, DABIR, दबीर। ठीक है, या इसको सुमंत भी बोला जाता है। तो ये दबीर क्या है कि ये उस टाइम का फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री आप समझे, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉरेन अफेयर्स यानी विदेश मामलों के लिए। ठीक है, इसी क्रम में आगे चलते हैं। न्यायाधीश। न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ, ठीक है, शिवाजी स्टेट यानी शिवाजी के राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है। अगर हम पंडित राव की बात करें तो पंडित राव क्या है, ये आपका रिलीजियस अफेयर्स जो है उनका हेड माना जाता है। धर्म यानी कि मुख्य धर्मोपदेशक इसको कहा जाता था। तो ये था शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे चलते हैं, शिवाजी के बाद के जो आपके जो किंग हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शिवाजी के बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके संभाजी। चलो संभाजी के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। संभाजी
तो सेकंड टर्म आती है संभाजी। शिवाजी के बाद संभाजी आते हैं आपके, और जो ये संभाजी हैं आपके, इनका जो टाइम पीरियड है वो 16 जनवरी 1681 से 16 जनवरी 1681 से 11 मार्च 1689 1689 एडी तक। ठीक है, यहाँ तक इनका कार्यभार माना जाता है। तो ये क्या थे कि जो संभाजी हैं ये शिवाजी के बाद दूसरे किंग माने जाते हैं आपके। ठीक है, और ये क्या करते हैं जो संभाजी हैं, संभाजी के बाद जो है आपके शिवाजी क्या करते हैं, संभाजी शिवाजी के बड़े पुत्र होते हैं और इनसे छोटे पुत्र होते हैं राजाराम फर्स्ट। तो शिवाजी अपनी डेथ से पहले क्या करते हैं कि इनको राजाराम फर्स्ट को लिख देता हूं मैं, राजाराम फर्स्ट को अपना सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, इनको सक्सेसर मानते हैं। तो इस बात से क्या होता है, जो संभाजी हैं ये विद्रोह कर देते हैं, यानी रिवोल्ट कर देते हैं, भाई इनको आपने सक्सेसर कैसे बनाया, और मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं राजा का, तो अधिकार मेरा है कि मुझे राजा बनना चाहिए। तो इनको क्या है कि एक जो है हमीर मोइटे नाम के व्यक्ति का समर्थन मिल जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, जब इनका समर्थन मिल जाता है, जैसे इनका सपोर्ट मिलता है, तो बिना किसी ज्यादा टेंशन के ये रूलर होते हैं वहां के शिवाजी के अगले सक्सेसर, यानी शिवाजी के उत्तराधिकारी यही होते हैं संभाजी। संभाजी शिवाजी के बाद दूसरे किंग होते हैं। ठीक है, मराठा एम्पायर के। तो सबसे पहले करते क्या हैं ये सबसे पहले जो शिवाजी ने जो अभी मैंने आपको अष्टप्रधान एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया, उसको ये अबोलिश कर देते हैं। पहला काम इनका ही होता है, फर्स्ट काम अष्टप्रधान एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले अष्टप्रधान एडमिनिस्ट्रेशन को अबोलिश करते हैं आपके संभाजी। ठीक है, और फिर क्या होता है कि 11 शासन करते करते 11 मार्च 1689 को इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, 11 मार्च 1689 को क्या हो जाती है इनकी डेथ। चलो जी, इनकी डेथ हो जाती है 11 मार्च 1689 को। और उसके बाद नेक्स्ट जो किंग है, इनके छोटे भाई, ये जो राजाराम मैंने बताया था जिनको सक्सेसर नियुक्त किया गया था, इनको नेक्स्ट रूलर बनाया जाता है मराठा एम्पायर का। कौन होते हैं आपके, राजाराम फर्स्ट। ठीक है, राजाराम फर्स्ट। तो ये जो राजाराम फर्स्ट हैं आपके, अब हेडिंग डाल लेते हैं हम, थर्ड में आते हैं राजाराम फर्स्ट। राजाराम फर्स्ट, ओके। और इनका जो टाइम पीरियड है ये इनकी डेथ से स्टार्ट हो जाता है। ये जो डेथ है 11 मार्च 1689 को, इसी दिन से ये नेक्स्ट रूलर होते हैं। तो टाइम स्टार्ट होता है इनका 11 मार्च 1689 1689 से, और ये 3 मार्च 1700 तक रहते हैं। ठीक है, तो 3 मार्च 1700 तक ये रहते हैं। इनकी अगर बात की जाए तो ये 1690 में जो जिंजी फोर्ट है उसको ये अनेक्स्ट कर लेते हैं, यानी उसको एक्वायर कर लेते हैं, ऑक्युपाइड कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो है इनकी उपलब्धि यही है 1690 में ये क्या करते हैं, जो सीज ऑफ जिंजी फोर्ट, जिंजी फोर्ट। ठीक है, जिंजी का जो फोर्ट है, हिंदी में भी लिख देता हूं, इसका नाम ऐसे होता है जिंजी फोर्ट, जिंजी का किला। ठीक है, इसको ये एनेक्स कर लेते हैं। साथ ही जो सूरत का जो फोर्ट है, ठीक है, सूरत फोर्ट, उसको भी ये अनेक्स कर लेते हैं, यानी सूरत के किलों को भी साथ में जीत लेते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी राजाराम फर्स्ट की। तो राजाराम फर्स्ट के बाद नेक्स्ट जो किंग होंगे आपके,
वो होंगे शिवाजी सेकंड। इसी क्रम में जो है हम धीरे धीरे ये जो चैप्टर है मराठा एम्पायर का, इसको हम लेकर जाएंगे एंग्लो मराठा वॉर तक, ठीक है। और जो लास्टली एंग्लो मराठा वॉर होता है, वहां पे जाके जो है मराठा एम्पायर का एंड हो जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट रूलर ऑफ मराठा एम्पायर के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।